हेलो। हाँ ठीक है, आवाज़ सुनाई दे रहा है मेरा। अच्छा ठीक है, तो लास्ट क्लास तक मैंने डायरिया कराया था। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ कि अभी मैं थोड़ा बिज़ी रहूँगा ये हफ्ता। तो पूरा जो क्लास है ये रिकॉर्डेड क्लास होंगे, तो रिकॉर्डेड क्लास भी पूरी तो सेम जैसे ही है। बस हमारा जो डाउट है, तो अगर किसी को डाउट का अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर देना, ठीक है। या तो फिर मैं अगर जब आज से एक हफ्ता बाद या 10 दिन बाद जैसा मैं अगर क्लास लूँ, तो मुझे क्या बोलते हो उस समय ही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल क्लास ले रहा हूँ। किसी भी परिस्थिति में रुकेगा नहीं क्लास क्योंकि बहुत पीछे चल जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, प्रॉब्लम नहीं होगा जाते, ठीक है। चलो तो क्लास कराते हैं आज का। लास्ट क्लास मैंने डायरिया करा चुके थे। तो अभी डायसेंट्री डायरिया कराते वक्त ही मैं बोला था कि दो तरह के स्टूल होते हैं। उन्हें स्टूल प्रॉब्लम होते हैं मैक्सिमम, या तो फ्लैसी होंगे या तो वाटरली स्टूल होंगे, या तो फिर मैंने स्टूल में क्या होता है ब्लड मिक्स रहेगा। तो जब भी वाटरली स्टूल होते थे उसे डायरिया बोलते थे। अगर लेकिन स्टूल के साथ साथ तुम्हारा क्या बोलते हैं ब्लड अगर मिक्स हो तो उसे डायसेंट्री, ठीक है, डायसेंट्री कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन ही है डायरेक्टली, डिस्क्राइब द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ सीजेलिसिस एंड बेसिलरी डायसेंट्री, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। सीजेलिसिस इज अ बैक्टीरिया डिजीज caused by Shigella, which is characterized by bloody mucoid stool with excessive abdominal pain, ठीक है। म्यूकॉइड भी तो ब्लड रहेंगे, मिक्स करके रहेंगे। और तुम डायरिया का डेफिनेशन देखना, वाटरली स्टूल और यहाँ पर ब्लडी स्टूल, ठीक है, विथ एक्सेसिव एब्डोमिनल पेन होंगे, बहुत पेन करेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशंस, ए फिंगर इन थ्रू कंटामिनेटेड फिंगर में जो ट्रांसफ़र होंगे किसके साथ से होंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इस फिंगरिंग होगा, फॉर्मेट्स होगा मैंने थ्रू डोर हैंडल, वाटर टिप, न्यूट्रिश सीड्स, पेन, जो भी इन्फेक्टेड चीज़ होगी वो फाइल्स। जैसे मैकेनिज्म वेक्टर्स कैन बी ट्रांसमिटेड ऑर्गेनिजम्स थ्रू फिश और फूड। जैसे तुम्हारे क्या बोलते हैं मक्खी जो होता है वो मैंने किसी डायरिया पेशेंट के स्टूल के ऊपर बैठा, वहाँ से कंटामिनेटेड हो गया, आप लोगों को फूड सब्सटेंस वहाँ के अटैच हुआ, तो उससे क्या होता है हम लोगों के इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। तो उसी तरह से फिश की तरह पे, और या तो फिर फूड में मक्खी जो वेक्टर की तरह जो काम करते हैं, वेक्टर इंसेक्ट, ठीक है। तो वेक्टर इंसेक्ट क्या होता है कि कंटामिनेटेड सरफेस में बैठते हैं, वहाँ से कैरी करते हैं दफा मैंने कि विंग में या तो फिर पैर लेग्स में, इंसेक्ट के विंग्स या इंसेक्ट के पैर में अटैच हो जाते हैं बैक्टीरिया, और वो जो बैक्टीरिया हमारे फूड के ऊपर आके बैठते हैं तो फूड में क्या होता है ट्रांसफ़र हो जाता है। और फूड कंटामिनेटेड होगी तो उस फूड को हम जब खाएंगे तो हमारा बॉडी भी क्या होगा इन्फेक्टेड हो जाएंगे। फूड एंड वाटर, थ्रो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड, जब ये इन्फेक्टेड होते हैं तो उसके बाद से जो पेशेंट होता है उसको सिम्टम्स दिखा दिया जाता है 2 से 3 दिन के बाद, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में मैंने पहले कहा था कि जब सिम्टम्स कोई भी पैथोजन का सिम्टम्स दिखाई देने लगे उसे इंक्यूबेटर पीरियड कहते हैं। और उस इन्फेक्टेड होने से इंक्यूबेशन पीरियड तक का बीच को हम लोग क्या बोलते हैं विंडोज़ पीरियड। मैंने इन्फेक्टेड हुए लेकिन कोई सिम्टम्स तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं विंडोज़ पीरियड। तो अलग अलग बीमारी के अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस होते हैं, विंडोज़ पीरियड्स होते हैं। पैथोजेनेसिस, इन्फेक्शंस ओकर बाय इंजेक्शंस, मिनिमम इन्फेक्टेड डोज इज 10 to 100 बेसिलिस। मतलब अब एक अगर बेसिलिस आता है तो हम लोगों की इम्यून सिस्टम क्या करता है डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। लेकिन अब 10 से मैक्सिमम 10 से 100 बेसिलिस जो होंगे बैक्टीरिया सेल्स ट्रांसफ़र किए जाएंगे, तो उसमें ही वो होता है पास करता है। जैसे सपोज मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। हाँ, एक तो बैक्टीरिया है, देखो बैसिलस जो बैक्टीरिया जो होते हैं अगर मान लो इस तरह से मौजूद है चेन फॉर्म में, ठीक है। बैक्टीरिया का भी क्या होता है,
तो नॉर्मली कोई सेल होते हैं ना बैक्टीरिया, अगर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ स्टमक में मौजूद, वो सारे कोई चीज़ ख़त्म हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, लेकिन उसमें से कोई कोई क्या होता है कि बच जाता है। इसी तरह से सिम्टम्स जो हो गए, मतलब 10 से मिनिमम डोज यहाँ पर 10 है, 10 से 100 बैसिलस का ऊपर ही क्या होता है ना कि एक पैथोजेनिक कैरेक्टर या पैथोजेनेसिस हमला कर सकते हैं। अब एक दो बैक्टीरिया में तो कुछ नहीं था, हम लोगों के इम्यून सिस्टम इतने मजबूत है कि उसे काउंटर कर देते हैं, समझे। तो इसलिए तो डोजेस वैल्यू इज नीडेड होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों के ईयर में भी बहुत सारे कंटामिनेटेड होते हैं, लेकिन हम लोग इन्फेक्टेड हो नहीं पाते क्योंकि वो रिक्वायर्ड डोज नहीं मिल पाता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को कुछ एक सर्टन अमाउंट ऑफ पैथोजेनिस इंटर होने के बाद हम लोग बॉडी के होते हैं उसे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, समझे। क्योंकि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है, इम्यूनोग्लोबिन की उसे काउंटर कर दिया जाता है मल्टीप्लाई होने से पहले, ग्रोथ होने से पहले, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्फेक्टेड इन एपिथेलियम सेल्स ऑफ वैली ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन मल्टीप्लाई इन सेपरेटेड इन लिम्नाप्रोपिया। अच्छा हाँ, लिम्नाप्रोपिया के बारे में मैं बता देता हूँ। जस्ट देखो इमेज में दिख रहा है लिम्नाप्रोपिया, लिम्नाप्रोपिया लेयर, ये कुछ नहीं, इंटेस्टाइन का जो वैली ऑफ सर्कल होते हैं वहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। तो मैं एक तो और अच्छा सा इमेज क्लिक करता हूँ। ये देखो इंटेस्टाइनल जो गट्स होते हैं, ये देखो यहाँ जो गट्स दिख रहा है तुम्हें सब तौर पे, ठीक है। इंटेस्टाइनल के लाइनिंग की ये सरफेस लाइनिंग है। अब ये क्या है, इसका वैली, और यहाँ पर है देखो लार्ज पायरोन, ये लेयर टू लैमिना प्रोपिया, यहाँ पर जाकर के ये देखो इस पोर्शन में जाकर के ये क्या होता है, मल्टीप्लाई करता है खुद को, ठीक है। वास्तव में जो वैली ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और इसी तरह से पूरा सेल के लाइनिंग में मौजूद होते हैं। वो तो मैं छवि दिखाया, स्ट्रक्चर मैंने फोटो जो दिखाए वो स्टमक के थे, लेकिन ये लाइनिंग तो पूरा कंटिन्यूस हो जाते हैं। जैसे इसमें देखो ये पूरे डोडेनम जिजेनम तक का पूरा सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है। तो इसी तरह से सेल को मैंने जैसे पहले कहा था कि ये सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, वेली मौजूद होते हैं। वेली के अंदर जो लाइनिंग होते हैं उसे बोलते हैं लिमिना प्रोपिया, जैसे मैंने अभी फिलहाल में इमेज में दिखाया वैसा है। एपिथेलियम में सेल ऑफ वेली से लार्ज इंटेस्टाइन एंड मल्टीसेलुलर लेमिना प्रोपिया। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, डेवलपमेंट ऑफ सुपरफिशियल अल्सर, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लेमेशंस क्रिएट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद सुपरफिशियल लेयर में अल्सर में मैंने तुम्हें कुछ भी दिखा चुका हूँ कि तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम तुम्हें पहले ही बता चुका था एक बार इमेज में कि डिडेनम की लाइनिंग है। डिडेनम की लाइनिंग में जो लास्ट में अर्सन पार्ट है उसे वैली है। सेल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें एक तो वेली लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। इस वेली लाइक स्ट्रक्चर के भी अब सेल में अगर जाएंगे तो तुम्हें एपिथेलियल सेल्स मिलेगी। अब यहाँ के नीचे के सेक्टर में क्या होता है, ये माइजोर, ये लेमिना प्रोपिया मौजूद होते हैं। एपिथेलियम सेल्स से अंदर में और जाएंगे तो लेमिना प्रोपिया मौजूद होते हैं, वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और वहाँ पर डेवलप करके इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस क्रिएट करें, ठीक है। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। पासेस ऑफ ब्लड, ये पॉइंट यहाँ पर कट गया, ठीक है। एक पॉइंट है, ये 2 नंबर थोड़ा न्यूमेरिकल कर लेना, ये नहीं, ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। इस तरह से न्यूमेरिकल कर देना। पासेस ऑफ ब्लडी म्यूकोइड स्टूल, सडनली ऑनसेट ऑफ ग्रेसिन पेन, टेनस पायरेक्सिस, prostrations, sometimes convulsions। क्लिनिकल फीचर्स, जब कोई पेशेंट आता है तो ऐसे सिम्टम्स दिखेगा, माइल्ड डायरिया, फीवर, वॉमिटिंग, हेपाटोस्प्लेनोमेगाली, ठीक है। पैल्पिटेशंस ऑफ एब्डोमिनल लिम्फ नोड। अच्छा मैं पैल्पिटेशन बता देता हूँ। एब्डोमिनल जो लिम्फ नोड तुम चेक करोगे तो ये थोड़ा सा हार्ड है, इसमें तुम फील कर पाओगे लिम्फ नोड को, ठीक है।
अभी देखो मतलब पैड को तुम नॉर्मल अवस्था में चेक करोगे तो तुम्हें पूरा स्मूथ लगेगा, ठीक है। लेकिन जब डिसेंट्री पेशेंट या तुम्हें तो पता ही है कि कुछ भी अगर इन्फेक्शन बढ़ते हैं तो सबसे पहले वहाँ के नियरेस्ट जो लिम्फ नोड होते हैं वो पूरे पैल्पिटेशन कर जाते हैं, माने सौंप जाते हैं या फूल जाते हैं, स्वेलिंग कर जाते हैं, ठीक है। तो उसको फील कर पाओगे पैल्पिटेशन को। पैल्पिटेशन मतलब समझा। अब आते हैं डायग्नोसिस, स्पेसिमेन। डायग्नोसिस में आगे सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे। तभी से बात है स्टूल रिलेटेड डिजीज़ है तो फ्रेश स्टूल की ज़रूरत होगी। स्वैप फ्रॉम अल्सर अगर तुम ले सको, ठीक है। कलेक्शन, स्टूल इज़ कलेक्टेड फ्रॉम अ बेड पेन। बेड पेन मतलब एक समझ लो कि एक टब होते हैं जिसमें हम लोग स्टूल को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर एंड पोर्शन ऑफ इट एंड कंटेनिंग म्यूकस प्लेसेस इज ट्रांसफर टू द ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो जितने टब आते हैं ना, जैसे साधारण तौर पे हम लोग बेड बेडन पेशेंट के लिए लेटरिन का क्या बोलते हैं, लेटरिन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं सब, ठीक है। तो कुछ नहीं, एक रेडीमेड टब होता है जिसमें बैठ करके बेड बेडन पेशेंट जो होता है लेटरिन करता है, ठीक है। और फिर उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करके हम लोग फेंक देते हैं बाहर। तो इसी तरह से कोई भी अनकंटामिनेटेड चीज़ को स्टेराइल चीज़ में आगे यहाँ पर लेटरिन करके फिर यहाँ से स्टूल को कलेक्ट करते हैं उस टब में जिसमें हम लोग माने बोतल पे जिससे ट्रांसपोर्ट मीडिया में लेबोरेटरी में भेजा जा सके, ठीक है। कैप आगे लेटरिन करने वाले बाहर से खरीदने का पैन मिलता है, पैन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसलिए बेड पेन बोल रहा है, जो बेड पेशेंट को लेटरिन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पेन में ही स्टूल कलेक्ट करके फिर वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया में, जो एक छोटा सा कुछ नहीं छोटा सीसी होते हैं बोतल, ऐसा किया जाता है। फिर आता है स्वाब फ्रॉम अल्सर इज कलेक्टेड बाय अ सिग्मोइडोस्कोपी एग्जामिनेशन। अच्छा देखो, अब क्या आता है यहाँ पर तो स्टूल आकर कलेक्ट, अब स्वाब जो कलेक्ट होगा, जो स्वाब फ्रॉम अल्सर, वो कैसे तुम कलेक्ट करोगे, ठीक है। देखो इस तरह इसको बोलते हैं सिग्मोइडोस्कोपी। बाहर से अगर मान लो देखो इस तरफ इन्फेक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, तो इस तरह से ट्यूब ढुका करके अंदर में जा करके उस जगह में स्वैब कलेक्ट करते हैं। स्वैब कलेक्ट करते हैं फिर या तो फिर टॉर्च लगा के देखते हैं कि इन्फेक्शन कितना बड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह से चेक किया जाता है। लार्ज वॉलिंग सिग्मोइड क्लोन रेक्टम सिग्मोइडोस्कोपी, ठीक है, समझ में आ रहा है। ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेसिमेन इज transported in a transport medium such as buffer, glycerol saline, pH 7 to 7.4 to microscopic microbiology laboratory. Microscopic examinations, wet preparations, stools or presence of a penalty of pus, RBC and non-motile bacillus. जैसे मैंने पहले लास्ट क्लास में बताया था, वेट प्रिपरेशन में नहीं, यूरिन सैंपल टेस्ट करना, ठीक है। स्टूल में स्टूल ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लेंटी ऑफ पल्स सेल्स आरबीसी एंड नॉन मोटाइल वेसल्स। कल्चरल फॉर्मूला, अब जब माइक्रोबायोलॉजी तक पहुँच जाएगा तो उसमें कल्चर मीडिया करके स्टूल इस कल्चर ऑन अ ब्लड अगर मैकोनिस अगर DCA प्लेटलेट, इसके लिए टेस्ट किया जाता है। इंक्यूबेशंस ओवर, इसका इंक्यूबेशंस ओवर 37 डिग्री सेल्सियस। कॉलोनी ऑन ब्लड अगर लार्ज सर्कुलर ग्रे कॉन्वेक्स एडिक्वेट और ट्रांसलूसेंट। मैकोनिस अगर एंड DCA प्लेटलेट नॉन लेक्टोज फर्मेंटेशन, ठीक है। कॉलोनी कलरलेस कॉलोनी, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता, मैकोनिस अगर इज नेगेटिव। ऐसे शुगर कॉलोनी इज कलरलेस विदाउट ब्लैकिंग। ग्राम इंस्टेंस ग्राम नेगेटिव बेसिलिस, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मोटाइल नॉन मोटाइल बेसिलिस, मोटाइल कैरेक्टर नहीं है इसका। बायोकेमिकल टेस्ट,
sugar fermentations reactions, glucose, lactose, sucrose and मैनिटोज fermentations बायोकेमिकल टेस्ट के जरिए इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा बैक्टीरिया है उसको आइडेंटिफाई करना। मैनिटोल इज fermented by all except by as Shigella dysenteria। ठीक है, यहाँ पर स्पेसीज नहीं होगा, ये स्पीसीज को थोड़ा सा ठीक कर लेना, यहाँ पर होगा Shigella। ठीक है, इस जगह को ठीक कर लेना थोड़ा सा, Shigella। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ठीक है, या तो फिर अगर कभी ना भी समझ में आए तो तुम नेट में भी अगर मार सकोगे तो यस डायसेंट्री या तो फिर एस पी डायसेंट्री भी लिखने से वो वहाँ पर आ जाएगा Shigella। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ठीक लिखा है लैक्टोज एंड सुक्रोज आर fermented lect by a Shigella soni, एक स्पीसीज नेम है, जेनस नेम, स्पीसीज नेम। ग्लूकोज fermentations by all species with an एसिड ओनली, कैटलाइज पॉजिटिव दिखा, ओसीडीएस नेगेटिव दिखाएगा। अब आते हैं इसमें आइडियल टेस्ट इज नेगेटिव, मिथाइल रेड टेस्ट पॉजिटिव, विगरस फोकस टेस्ट बीपी टेस्ट इज नेगेटिव, कैटलाइज टेस्ट नेगेटिव, यूरियस टेस्ट नेगेटिव, हाइड्रोजन सल्फाइड पेरोक्साइड नेगेटिव। सेरोलॉजी करेंगे confirmations by a slide agglutination test with polyvalent and monovalent एंटीसेरा। ठीक है, एंटीसेरा के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, तुम्हारे इम्यूनाइजेशंस में ब्लड में मौजूद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा जब हम लोग क्लोड वाइल में आरबीसी को अलग कर देते हैं, हीमोग्लोबिन और आरबीसी को, तो उसके ऊपर बचता प्लाज्मा में एंटीकोगुलेंट को अलग कर देने से बचते हैं जो कोगुलेटिंग सब्सटेंस को अलग कर देने के बाद जो सब्सटेंस बचते हैं प्लाज्मा में, वही होता है सीरम या एंटीसेरा। ट्रीटमेंट में आता है IVF, RL और DNS 1:1 में चलाएंगे, इंजेक्शन से एमिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, नैलिडेक्सिक एसिड, नॉरफ्लॉक्सासिन, सेफ्रोफ्लॉक्सासिन। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस ना, मेरे बात बता दे रहा हूँ, ये कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा इधर होगा। ठीक है, मेरा छूट गया था मेरे से बाई चांस, मेरी गलती है, सॉरी। क्लिनिकल फीचर्स के बाद ना यहाँ पे आएगा कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन तो यहाँ पे इस जगह पे, उसके बाद डायग्नोसिस होगा। तो कॉम्प्लिकेशंस आर्थराइटिस, टॉक्सिस न्यूरिटिस, कंजक्टिवाइटिस, पैरोटिसिस। हाँ, पैरोटिसिस इज पैराटाइड ग्लैंड। ठीक है, पैराटाइड ग्लैंड का स्वेलिंग। आर्थराइटिस पता है, कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिविटिस और इंटूसिपिटेशंस इन चिल्ड्रेन। ठीक है, हेमालाइटिक यूरेमिया सिंड्रोम इन सेवरल केसेस। अच्छा, मैं बता देता हूँ, इंसपिटेशंस इन चिल्ड्रेन, इसका मतलब क्या होता है ना, इंटेस्टाइनल एक चिल्ड्रेन में ही होते हैं, बड़े में नहीं होते हैं। देखो इमेज दिखाऊँ तो पता चल जाएगा, देखो ये है। ठीक है, ये नॉर्मल उनके एब्डोमिनल गट्स जाते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ गट्स होते हैं ना, मतलब सीधा जा करके जाने की वजह ना फोल्डेड हो जाते हैं भीतर की तरफ में, ऐसा नहीं होता। एक बैलून को क्या बोलते हैं, ऐसे किया, यहाँ से ऐसे करके, जैसे हाथ फोल्डिंग करते हैं तो हाथ मैंने क्लोथ जब हम लोग कपड़े ही पहनते हैं तो बाहर जब कपड़े से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, बाहर का जो हाथ की तरफ का जो कपड़ा होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है। ठीक है ना,
जस्ट लाइक दैट। उसी तरह से क्या होता है, एब्डोमिनल पाइप जो सीधा होना चाहिए था एकदम पूरे इसी तरह से, ये जस्ट क्या होता है थोड़ा सा मर्ज कर जाता है अंदर की तरफ, सिकुड़ जाता है। जैसे कब हम लोग चिमकिनी को मोड़ते हैं तो कुछ पार्ट अंदर चल जाता है, फिर फुलाना से ऐसे खुलता है एकदम। ठीक है, जैसे चिमकनी को भी हम लोग छोटे छोटे ऐसे मोड़ के रख देते हैं। जैसे हम लोग हवा भरते फुलाते हैं तो क्या होता है, पूरा लाइनिंग आ जाता है, पूरा ढंग से पूरा खुल जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से इसका भी इलाज वही है, लेकिन जिस तरह से गुब्बारा का हम लोग इलाज करते हैं कि एकदम पूरा चुड़ कर देते हैं, फिर उसके बाद हवा जैसे ही पास करते हैं खुल जाता है। तो इसका इलाज इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि हम लोग एनिमा देते हैं। हम लोग जैसे एनिमा में फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, परसों सल्फेट, एनिमा सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ईयर एनिमा दिया जाता है, बस वही गुब्बारे की तरह। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम टाइम 90% केसेस में ये रिजॉल्व हो जाते हैं इंटरप्रिटेशन, लेकिन अगर नहीं होने से फिर ओटी करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन 90% केस में ईयर एनिमा देने से ठीक हो जाते हैं। तो जो भी हो, तो जैसे बीमारी है इसी तरह से डायरिया, इसमें डायरिया का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। डायरिया की वजह से ये होता है कि सिकुड़ जाते हैं पूरे इंटरप्रिटेशंस इन अ चिल्ड्रेन। ठीक है, हेमाटिक यूरिया सिंड्रोम्स इन अ हेमोलाइटिक यूरेमिया सिंड्रोम्स इन अ सेवरल डोज हाउस। ठीक है, अब दिख रहा है हेमोलाइटिक यूरिया यूरेमिया सिंड्रोम्स इन अ सेवरल केस। इसका मतलब ये हुआ कि हेमोलाइटिक कि किडनी में जाके ब्लड वेसल वहाँ का क्या होता है, डैमेज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि किडनी में ब्लड वेसल्स या ब्लड क्लॉट होने का संभावना बढ़ जाते हैं, समझे। तो हेमोलाइटिक यूरेमिया सिंड्रोम बिना सेवरल केसेस। यहाँ पे तुम्हारा डायसेंट्री का पार्ट खत्म होता है।